तो today we are going to discuss the sectional paper, the first sectional paper of Indian geography from our टेस्ट सीरीज। नाउ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज में आज तक जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज का जो भी पेपर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन पॉलिटी हो, असम बेस्ड का जो अलग से जो भी पेपर है, सब कुछ हो चुका है। जस्ट करंट अफेयर्स बाकी है फ्राइडे को। तो जो भी इस टेस्ट को दे रहा है उसको तो चलो ठीक है, टेस्ट दे रहा है, माइनस में भी मार्क्स मिले तो कुछ मिल रहा है। जो नहीं दे पा रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत नए हैं, अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उनके लिए भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बोल रहे हैं कि सर टेस्ट देने से डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर मार्क्स कम आया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा सोचने का ये जरूरत है कि टाइम कितना है। आज तारीख है 21, टुडे इज 21, एग्जाम है 17 को, सो एक महीना भी बाकी नहीं है। ठीक है, जो भी एपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हो उनके लिए मेरा यही कहना है कि टाइम कम है, टेस्ट देना है ताकि एटलीस्ट इतना तो पता चले कि कहाँ गलती होने का है, मतलब कहाँ गलती होना है। अब ये तो गाड़ी चलाने का प्रैक्टिस है नहीं कि किसी को ठोक दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आओगे मार्क्स कम आएगा, है ना। टेस्ट थोड़ा सा जो भी नए हैं उनके लिए ठीक है, जो भी पढ़े हो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट देने में किस चीज का डर है। ठीक है, चल। सो अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस पेपर में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स, जनरली मैपिंग के ही चीजें आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर पोर्शन यहां पर मिल जाएगा। एग्जाम में जो अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें तो लास्ट ईयर देयर वर 15 to 16 क्वेश्चंस दैट वर कवर्ड फ्रॉम ज्योग्राफी। एपीएससी की बात करें अगर हम लोग मैपिंग के एस्पेक्ट्स को मिला लें तो जो एक्चुअल कवरेज था तो देखा जाएगा कि वो एटलीस्ट 20 to 22 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योग्राफी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली अगर भी मिला करके भी देखें हम लोग, सो इट वाज फ्रॉम ज्योग्राफी। नाउ क्वेश्चंस को अगर डिस्कस करना स्टार्ट करें, आई होप अब मुझे सबका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आंसर मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूं इसीलिए कि आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस। ऐसा नहीं है कि अपने ही मन में आंसर सोचते रह जाना। ठीक है, अगर आंसर है दिमाग में तो आई थिंक कि आंसर देना सही रहेगा सबके लिए, है ना। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज ये जो है ये चीज हम लोग ने एक अलग एस्पेक्ट में पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसको बोलोगे कि सर ये लू है, तो लू इंडियन ज्योग्राफी का भी एक एस्पेक्ट हो सकता है और ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो हम लोग वेदर, एटमॉस्फेयर, जो भी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, मैंने क्लाइमेटोलॉजी के जो भी एस्पेक्ट है उसमें हम लोगों ने डिटेल क्लास किया है पहले। उससे जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लोकल विंड्स इन दी नॉर्दर्न इंडिया। अब जो भी नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करता है या नॉर्दर्न इंडिया के बारे में थोड़ी खबरें रखता है उसको पता होगा कि जो गर्म हवाएं बहती है नॉर्दर्न इंडिया में उसको हम लोग लू बोलते हैं। ठीक, अब ये जो लू है ये किस प्रोसेस का रिजल्ट है, कौन सा प्रोसेस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, मैं अगर आंसर्स पूछूं तो 30 सेकेंड्स में आंसर दो मेरे को एक बार, लेट्स सी। ठीक है, ओके 20 सेकेंड्स, ओके लेट्स सी। बाकी लोग चलो ना, अगर बात करें कंडक्शन की तो कंडक्शन है क्या? अगर बात करें कन्वेक्शन की, एडवेक्शन की या रेडिएशन की, तो अगर हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करें तो एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो एक एक करके एलिमिनेट करेंगे चीजों को। कन्वेक्शनल करंट हम लोग पढ़ चुके हैं। कब होता है कन्वेक्शनल करंट?
कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ा था। उसमें कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई हॉट लिक्विड या गैस वार्म होने के बाद, गर्म होने के बाद ऊपर के तरफ बढ़ता है, गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके बाद ये ऊपर के लिक्विड या गैस को डिस्प्लेस करता है, फिर इधर भी डिस्प्लेस करेगा, फिर ये एक ऐसा करंट बनता है, इसका करंट्स में बहता है। सो दैट इज माय कन्वेक्शन। रेडिएशन मैंने बताया था, रेडिएशन इन द केस ऑफ हीट। अब रेडिएशन जनरली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इस फलाने चीज से रेडिएशन हो जाएगा, फलाने चीज से वो हो जाएगा। तो रेडिएशन जो होता है एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं ना, रेडिएटिंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस। रेडिएटिंग हीट मतलब होता है जब स्पेस को, जो भी तुम्हारे आसपास स्पेस है, जब तुम उसमें हीट को रेडिएट करते हो, इसका कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। जब कोई एक खाली स्पेस को अगर हीट से भर दिया जाता है तो दैट इज रेडिएशन। अब यहां पे तो हीट रेडिएट हो नहीं रहा है। अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन क्या है? एनीवन, इज देयर एनीवन जो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज कंडक्शन? इंसानों में भी होता है, हम लोग बोलते हैं वाइब्स, यार उससे मेरा वाइब्स मैच नहीं कर रहा है। तो कंडक्शन होता है जब किसी एक बॉडी से दूसरा बॉडी ट्रांसफर करता है हीट, है ना? हाँ, जब हीट का एक्सचेंज होता है दो बॉडीज में, दैट इज कंडक्शन। नाउ व्हाट रिमेन्स इज द एडवेक्शन। नाउ ये जो एडवेक्शन है, ये जो है, ये हमारे लेटेंट हीट ट्रांसफर को दिखाता है। दैट इज एडवेक्शन जो है, इट इज कंपल्सरीली द हॉराइजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीट। हॉराइजॉन्टल मूवमेंट मतलब ये लैटरल, ये जो हीट का मूवमेंट है हॉराइजॉन्टल, ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा तो इट विल बिकम कन्वेक्शन। ठीक है, तो दैट इज एडवेक्शन। ठीक है, चलो इस चीज को समझ गए। अब टेस्ट सीरीज क्यों सॉल्व करना है और उसके एक्सप्लेनेशन को क्यों अच्छे से पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर। इस पूरे टेस्ट सीरीज को सिर्फ और सिर्फ इस आंसर के वजह से और इस क्वेश्चन की वजह से नहीं पढ़ना है। तुम्हारे पास और 3 ऑप्शन है जो तुमको इन तीनों से क्वेश्चंस बना करके दे सकता है, और तभी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जो है शायद वो टेस्ट सीरीज से दुगना इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन होता है वो तुम्हारे लिए एक साइड नोट का काम करेगा। एक्सक्यूज मी। चलो सेकंड क्वेश्चन में अगर आगे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम लोग जीएमटी देखते हैं आजकल। जीएमटी बहुत कॉमन है, बहुत सारे टाइम्स में हम लोग देखते हैं जीएमटी। जो हमारे देश का टाइम है वो जीएमटी के साथ कैसे हम लोग रिलेट करते हैं? जो हमारा आईएसटी है उसके साथ जीएमटी का क्या रिलेशन है? एनीवन? आईएसटी और जीएमटी में डिफरेंस क्या है? जीएमटी है क्या एक्चुअल में? व्हाट इज दिस जीएमटी? तो अगर बात करें जीएमटी की तो दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम। अब जैसे इंडिया का जो ऐसा एक आईएसटी लाइन है, कितना डिग्रीज में है? इंडिया का जो आईएसटी लाइन है वो कितना डिग्रीज में है? दैट इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट, और ये गुजरता है एक जगह से होकर के, दैट इज कॉल्ड मिर्जापुर। अब इसको तो भूलने का है नहीं, कालीन भैया को याद रखोगे तो मिर्जापुर भी याद रहेगा। अब 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, अगर हम लोग और ईस्टवर्ड जाते रहे वर्ल्ड मैप में तो एक जगह आएगा यूनाइटेड किंगडम में जिसका नाम है ग्रीनविच। अब ये जो ग्रीनविच जगह है इससे होकर के एक जगह गुजरता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दैट इज कंसिडर्ड एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम लोग इस तरफ आते रहे तो हमारा जो टाइम है वो जीएमटी प्लस समथिंग होता जाता है, और हम लोग इसको जीएमटी से ईस्टवर्ड्स बोलते हैं। और जो 0 डिग्री से इधर जाते रहते हैं तो हम लोग ये वेस्टर्न टाइमिंग जोन में घुस जाते हैं और इसमें जीएमटी माइनस टाइम्स लगाते हैं। अब अगर हम लोग इंडिया में आए तो इट इज जीएमटी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, इंडिया के केस में जो जीएमटी है दैट इज 5 आवर 30 मिनट्स। अब ये जो पूरा चीज यहां पर रिवाइज किया, ये क्वेश्चन के साथ कहीं पर भी कुछ भी रिलेटेड नहीं था। क्वेश्चन में तो तुमको एक जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछा है टाइमिंग को लेकर के, कि अगर
अगर तुम जीएमटी में हो और जीएमटी में अभी 6 बज रहा है, 6 PM हो रहा है जीएमटी में अभी तुम ग्रीनविच में हो, यू आर इन इंग्लैंड, बाय सम और द अदर चांस तुम इंग्लैंड चले गए और अभी इंग्लैंड में क्या है कि टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, इट्स 6 PM, शाम के 6 बज रहा है, सुहाना मौसम है। तो ये जो 6 बज रहा है यहां पर 6 PM है, अगर हम लोग ईस्टवर्ड आते रहे, इफ वी कम ईस्टवर्ड, तो टाइम जो है वो कितना रहेगा वहां पर? अगर हम लोग ईस्टवर्ड आते रहे, इफ वी कम ईस्ट, कितना ही आना है? 105 डिग्री ईस्ट आना है, तो हमारा टाइम कितना होगा? अब एक चीज ध्यान रखना कि 1 घंटे में, इन 1 आवर, अगर हम लोग एनालॉजी बनाए तो जो हमारा डिग्री होता है, दैट इज 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में 15 डिग्री। जब कोई एक जगह से हम लोग 15 डिग्रीज मूव करते हैं, ये इस तरफ ना जाकर मान लो इस तरफ जाए, तो हमारा प्लस जो टाइम है वो यहां पर 1 आवर हो जाता है। ठीक, तो यहां पर, और अगर हम लोग देखें मिनट्स की, तो दैट इज 4 डिग्रीज में फिर 1 मिनट होगा। अब 4 डिग्रीज में 1 मिनट, तभी 15 डिग्रीज में 4 मिनट्स में 1 डिग्री है, 4 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, माय पार्डन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू अगर 4 मिनट है, तो उसी की वजह से 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो जो मूवमेंट होता है लॉन्गिट्यूड वाइज उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम लोग देखें, अगर 15 डिग्रीज मतलब 1 आवर है, तो 105 डिग्रीज मतलब कितना होगा? सीसेट का भी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए यहां पर कि 15 इंटू 7 करोगे तो यहां पर भी 1 इंटू 7 हो जाना चाहिए, दैट इज 7 आवर्स। और ईस्ट के तरफ है मतलब प्लस होना है, मैंने बताया। यही अगर वेस्ट के तरफ होता तो तुम माइनस कर देते। तो जो ईस्ट के तरफ है उससे अगर प्लस किया है तुमने, तो इसमें यह आना चाहिए कि जो मेरा 7 आवर्स है ये प्लस हो जाएगा उस 6 में, उस 6 में मेरा 7 प्लस हो जाएगा। अब 6 PM था, 6 PM था, उसमें प्लस कर दो 7 आवर्स और, तो ये बन जाएगा 13 मतलब 13 आवर्स मतलब, अब 6 PM था यहां पर टाइम, तो जो टाइम है वो यहां पर AM हो जाएगा, यानी कि 1 AM का टाइम हो जाएगा। शाम का 6 बज रहा था, 7 घंटा और आधी रात के 1 बजे का टाइम हो जाएगा यहां पर। तो इसमें जो ये पूरे चीजें हैं, जो IST है 82.5 डिग्री लैटिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है, जो मिर्जापुर से होकर के गुजरता है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दिखाता है, दैट इज GMT प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, उसी के साथ रिलेट करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चल क्लियर है। अब बात करेंगे थोड़ा सा किस चीज की, जिसमें हम लोगों को ये मैप काम में आने वाला है। ये मैप कैसे काम में आने वाला है कि जो क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन क्या बताता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एवरी एग्जाम एंड दैट ब्रिंग्स अ चैलेंज टू योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितना स्ट्रांग है। इसमें बोल रहा है कि इफ यू ट्रेवल अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो तुम कौन से जगह को, कौन से स्टेट्स को ऐसे क्रॉस करोगे? कितने स्टेट्स को क्रॉस करेंगे? हम लोगों ने मैप में भी बार बार देखा है इस चीज को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर क्या होगा इसका? 8। नाउ अगर हम लोग बात करें कौन से स्टेट्स की है, तो देखो कौन से स्टेट्स में है। अगर हम लोग देखें इसी मैप में अगर मैं बनाऊं, तो खुद में ऐसा मैप में बना करके प्रैक्टिस क्या करना है? क्या प्रैक्टिस करना है कि भारत के कौन से स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, भारत के कौन से स्टेट से होकर के जो भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन है, दैट इज 82.5 डिग्रीज नॉर्थ, तो ईस्ट, सॉरी, वो कब कहां से होकर गुजरता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो 8 स्टेट्स हैं इनसे होकर गुजरता है। दैट इज कि गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन सभी का लोकेशन भी पता चल जाना चाहिए और इनको अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। अब इससे फायदा क्या है? इससे एक बड़ा मजेदार फायदा है, मैं बताता हूं। देखो, इससे मजेदार फायदा यह है कि हम लोग इसी के साथ साथ अगर ये देख ले कि जो आईएसटी है वो कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है, तो हम लोगों को एक बड़ा मजेदार चीज दिखेगा इसमें। क्या दिखेगा कि जो देखो, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो है वो कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ये उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, दैट इज माय उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में एंटर करता है, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश, देन इट एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल मतलब ये नहीं कि ये चलता फिरता लाइन है कि आकर के एंटर कर जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहां पर सेट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें कौन से स्टेट्स हैं, एक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक, ठीक है। चल, अब अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएं, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। क्यों? कि अभी जो हम लोगों ने मैप देखा उसके हिसाब से अगर देखें तो इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? कौन सा स्टेट इनमें से ऐसा है झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? चल, लेट्स लिसन टू द आंसर। छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, कौन सा नहीं करता है? यहां पर उत्तर प्रदेश, कौन सा स्टेट है ऐसा जो नहीं करता है? इसमें नहीं करता है वाला स्टेट तो है ही नहीं। स्टेट ऑफ झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यहाँ पे ऑप्शंस में शायद ऑप्शंस में मिस्टेक है, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है। चलो पक्का लिख के दे रहा हूं। एक बात बताता हूं, जो हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसी से भी इसको रिलेट कर सकते हो कि मध्य प्रदेश से टूट करके कौन सा स्टेट बना था, बिहार से टूट करके कौन सा स्टेट बना था, और उत्तर प्रदेश से टूट करके कौन सा स्टेट बना था। भारत में जो लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं 2002 साल में, उसके पहले भी, तो मध्य प्रदेश से टूट करके एक टाइम पे छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, हाँ? बिहार से टूट करके झारखंड को बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश से टूट करके यूनाइटेड किंगडम या उत्तराखंड, उस समय का जो उत्तरांचल था, उसको बनाया गया था। शुभम, जब आंसर देने बोलूं तभी माइक ऑन होगा, बाकी टाइम माइक ऑफ रहेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो फिर अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश के साथ झारखंड का तो बॉर्डर है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर हम लोग बॉर्डर देखें तो मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ शेयर करता है? अगर हम लोग मैप में भी देखें तो जो मध्य प्रदेश है वो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक। उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश का इन सारे स्टेट्स के साथ होता है। तो जो इंडिया का मैप है वो एकदम क्लियर सा तुम्हारे आंखों के सामने आ जाना चाहिए। बात कर रहे थे हम लोग 82.5 डिग्रीज की, तो अगर देखो इसमें फिर क्या आता है, देखो इस क्वेश्चन से क्या निकल करके आता है कि विथ रेस्पेक्ट टू द आईएसटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द आईएसटी मेरिडियन इंटरसेक्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी थोड़ी देर पहले ही मैप में देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैप में देखा, क्या देखा? इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? स्टेटमेंट 1 सही है गलत है?
तो स्टेटमेंट 1 है वो सही है गलत है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? कहां पर करता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। इट इज राइट बिकॉज अगर हम लोग मैप में देखें, थोड़ा देर पहले मैं मैप में भी वही सेम मैप दिखा रहा था मैं, कि अगर इस चीज को देखो, होल्ड ऑन, लेट मी टेक दिस मैप हियर। चलो, तो अगर इस मैप को देखो तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपना कहां पर है? ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाला अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। अब अगर दूसरे स्टेटमेंट में जाए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज शेयर्ड बाय द नेबरिंग श्रीलंका। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट और नॉट? इट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अगर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से ईयर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है? ये हम लोगों ने कब से माना ये? So September 1, 1947 was the time जब से ये हम लोगों ने माना। तब श्रीलंका का टाइम हमसे अलग हुआ करता था, उनका आईएसटी हम लोगों से आधा घंटा आगे हुआ करता था। लेकिन इन 2006, 15th April 2006, इन 15th April 2006 क्या हुआ है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो श्रीलंका का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो दोनों अभी सेम है। ठीक है, सो द श्रीलंका टाइम आफ्टर 15th April 2006 मैच्ड विद द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, दोनों मेरे हो गए करेक्ट। अब देखना है 3 करेक्ट है या नहीं है। चाय बगान refers to India's official daylight. It will be चाय बगान टाइम। चाय बगान टाइम refers to the India's official daylight saving time. Is it used in the northeastern states? क्या ऐसा किया जाता है? इस स्टेटमेंट का एक कैच है, मैं बार बार बोलता हूं कि कीवर्ड्स में ध्यान देना है, एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान देना है। एक्सट्रीम मतलब ऑल, नो, नन, यहां पे जैसे दिया हुआ है ऑफिशियल। तो यही कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो तुमको क्लिक करने चाहिए। अब बताओ ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इज इट राइट और रॉन्ग? Yes. Why it is not official daylight saving time? Because it is used in it is used in the tea gardens, the oil refineries, the collieries that are in Lido, Margarita. इन collieries में क्या होता है? जो डिगवा रिफाइनरीज है या जो टी गार्डन्स हैं वो क्या करते हैं? एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे एक +1 आवर का एक टाइमिंग उनका है, जिसको वो लोग ट्रीट करते हैं एज द चाय बगान टाइम, और उसको एज ए डे लाइट सेविंग टाइम यूज किया जाता है। बिकॉज इंडिया का जो पूरा अगर हम लोग देखें तो कभी कभार अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 4 घंटे का गैप आता है सूरज मतलब उगने और डूबने में। सूरज अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे उग जाए तो ये जाकर के फिर 9 बजे जाकर के उगेगा, एकदम गुजरात में तुम रन ऑफ कच्छ में चले जाओगे तो। ठीक है, तो इसी की वजह से डे लाइट सेविंग टाइम, ताकि डे लाइट में जितना काम हो सके वो किया जाए। तो उसको अगर देखें तो फिर हमारा तीनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है, सॉरी जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो ऐसे करके चीजों को पढ़ोगे तो देखो आईएसटी हम लोग का यहां पर भी आया, आईएसटी इससे पहले भी आया था। ठीक है, ये वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने मॉइस्ट डिसाइडुअस फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट,
Moist evergreen forest, we have studied different types of forests, different types of vegetation. इसका आंसर क्या होगा? Anyone? सोचो. नॉर्थ, नीचे से देखो तो वेस्टर्न हिमालयाज में कैसा है? वेस्टर्न हिमालयस में कैसा वो है? What type of vegetation you will get in the what type of vegetation you get in the Western Himalayas? Anyone? अगर याद है, अगर हम लोग देखें तो जो माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो हम लोगों को कहां पर मिलता है? पाइन, कोनिफेरस ट्रीज जो है हमारे, वो हम लोगों को कहां पर मिलता है? कैसे कैसे ऑल्टीट्यूड में मिलेगा? ऑल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए? कहां से मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा तुमको? नॉर्दर्न सिक्किम में तुमको मिल जाएगा? कहां पे मिलेगा? माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन कहां पर मिलता है हम लोगों को? तो एक्चुअल में हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो इट्स 1000 मीटर से 2000 मीटर्स के बीच में हम लोगों को क्या होता है कि माउंटेन वेजिटेशन हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है. अब ऐसा हाइट यहां पर हम लोगों को कहां मिलेगा? वेस्टर्न हिमालयाज में मिल सकता है, ठीक. ईस्टर्न हाईलैंड्स में मिलता है ऐसा. ईस्टर्न हाईलैंड्स मतलब जो हमारा ईस्टर्न पार्ट्स का जो एक्सटेंशन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाए या जो अपना ये कैमूर रेंज वाला जो हाईलैंड्स है उसमें मिल जाए. तो क्या वेस्टर्न हिमालयाज के अलावा ईस्टर्न हाईलैंड्स में उतना हाइट तो है नहीं? 1000 मीटर वाला हम लोगों ने देखा है, वहां माउंटेन्स जो है वो थोड़े शॉर्टर हाइट्स के हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैसा, क्या माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन हम लोगों को देखने को मिलता है? नहीं मिलता है. तो अगर नहीं मिलता है और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है हमारा, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जो हिल एरियाज हैं वहां पर अगर देखें तो देयर आर मेनी पीक्स विच आर हायर देन 1000 मीटर्स. तो वहां पर हम लोगों को ये चीज देखने को मिलता है. अब अगर माउंटेन नहीं है, चलो बात करते हैं मॉइस्ट डिसाइडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब अंडमान निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा तुमको, ईस्टर्न हाईलैंड्स में भी मिल जाएगा, वेस्टर्न हिमालयाज में मिल जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में मिल जाता है. तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ही एक ऐसा जगह है जहां पर तुमको माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में मिलेगा. इन द हिल्स थोड़ा प्लेन एरियाज में आओगे यू विल गेट द मॉइस्ट डेसिडुअस. अब डेसिडुअस मतलब जिस वेजिटेशन का जो पेड़ है वो साल में एक बार, कम से कम एक बार, मिनिमम वन टाइम अपने पत्तों को झड़ा देता है. जब पत्तों को झड़ा देता है तो ऐसा फॉरेस्ट हम लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में ही दिखता है, ठीक है. सो इट इज पॉसिबल इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन ओनली. और अगर हम लोग देखें वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों को, वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है वहां पर भी हम लोगों को ऐसा ही टाइप का दिखता है कि जो हायर एरियाज है वहां पर माउंटेन टाइप के क्लाइमेट्स भी दिख जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, रिवर्स की बात करें, रिवर्स के क्वेश्चंस में एक मैपिंग का भी एस्पेक्ट रहता है कि अगर तुमको रिवर्स का लोकेशन पूछ ले, उसका सोर्स कहां से है पूछ ले, तो हम लोग कर पाए, एक ऐसा दिमाग में रहना चाहिए. बात करें रिफ्ट वैली की. अब रिफ्ट वैली अगर मैं समझा दूं यहां पर तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. रिफ्ट वैली है क्या? व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड रिफ्ट वैली? ये जो रिफ्ट वैली होता है, एक्चुअल में रिफ्ट वैली का मतलब होता है जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं उससे जब जो प्लेट्स हैं या जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू एनी रीजन और उसमें एक कैविटी जैसा बन जाता है ऐसा, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्ट. अब इसी रिफ्ट से क्या होता है, कभी कभार नदियां जो है इसी रिफ्ट से बहती है. अब इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो रिफ्ट से बहता है? एनीवन, एनीवन विद आंसर? एनीवन?
देखो एक चीज ध्यान रखना इन सब चीजों में, जो दो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, दैट इज दी नर्मदा मेजर रिवर्स में एंड तापी। ये दोनों रिवर क्या होता है, रिफ्ट वैली से ट्रेवल करते हैं, हम लोग सबको पता है, इसलिए उनका फ्लो कैसा है ये भी पता है, उनका जो डिपॉजिट्स वो कैरी करते हैं, जो सिल्ट वो कैरी करते हैं, वो उनका जो क्वालिटी है, जो डेल्टा फॉर्मेशन है, क्या होता है नहीं होता है, वो सब डिपेंड करता है कि वो किस कैसे वैली से ट्रेवल करता है, कैसे एरिया से ट्रेवल करता है। जब वो रिफ्ट वैली से ट्रेवल कर रहा है तो नर्मदा और तापी तो हो गए हमारे दोनों। अगर हम लोग दामोदर का देखें केस, तो दामोदर जो है वो कैसे जगह से ट्रेवल करता है सोच करके देखो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल, मतलब टेक्टोनिकली वॉलेटाइल प्लेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक, कहां से निकलता है ये कैमूर रेंज के आसपास से निकलता है, वहां ट्रेवल करता है। अब ये सोन जो है, अगर हम लोग देखें हिस्टोरिकली, नर्मदा और सोन इन दोनों का, तीन रिवर में बताता हूं हमेशा, वन इज नर्मदा, सोन और महानदी। इन तीनों का जो सोर्स है वो आसपास ही है। कहां पर है, इन तीनों रिवर्स का सोर्स कहां पर है, एनीवन? इन तीनों रिवर्स का जो सोर्स है वो कहां से है? हिल का नाम पता? यस, दैट इज नियर द अमरकंटक हिल। और जो मेरा विंध्याचल पहाड़ है, विंध्याचल हिल्स है, उसमें जो अमरकंटक है, अमरकंटक से अब नर्मदा निकलती है, उसी के पास से ही सोन और महानदी, तीनों के ट्रैवल या तीनों का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है या रिवर का जो पाथ है, जो रिवर का कोर्स है, वो अलग अलग हो सकता है, बट तीनों का अगर हम लोग सोर्स देखें तो आसपास है। अब इसी सोर्स से अगर देखोगे तो नर्मदा और सोन जो रिवर है वो भी बहुत हद तक रिफ्ट वैली में ही ट्रेवल करता है। अब दामोदर मैंने बता दिया वॉलेटाइल एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, प्लेट्यू फॉर्मेशन ही हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट, वो भी रिफ्ट वैली है। सोन एंड माही अगर देखो तो माही रिवर कहां से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश, देन इट विल एंटर गुजरात, सॉरी देन इट विल एंटर राजस्थान, देन गुजरात एंड देन इनटू द अरेबियन सी। तो इसमें भी बहुत से जगहों में आफ्टर इट्स सोर्स, एकदम अगर बात करें पूरा का पूरा तो नर्मदा और तापी तो है ही, अगर हम लोग देखें तो माही भी एक ऐसा रिवर है जो ट्रेवल करता है किससे, रिफ्ट वैली से। तो अगर हम लोग अगर नाम लिखना चाहो तो लिख के रखते हो ऐसे कि ये तो तीन रिवर हो गए, नर्मदा और तापी हो जाएगा तुम्हारा, और दो रिवर, पांच रिवर उधर हो गए, ठीक है। तो सोन, दामोदर, तापी, नर्मदा, माही, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके रिवर्स जो है वो क्या होता है, रिफ्ट वैली से ट्रेवल करते हैं। चलो बात करें सॉइल की। फिजिकल ज्योग्राफी में जो सॉइल का चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना होता है, और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में भी देखें तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस एस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये जो कॉन्टोर है, ये जो कॉन्टोर है, कॉन्टोर प्लाविंग है या टेरेस फार्मिंग है या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है या स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इनमें से कौन सा मेथड यूज करने पर सॉइल जो है हम लोग कंजर्व कर पाएंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए जरा कुछ आंसर विद इन 30 सेकेंड्स, लेट मी सी द आंसर। थोड़ा सोचो, लेट योर माइंड थिंक फॉर 30 सेकेंड्स। चलो एक बार बताओ, व्हाट इज कॉन्टोर प्लाविंग? कॉन्टोर कहां पर क्रिएट होता है? हिल एरियाज में होता है। हिल एरियाज में ऐसे कॉन्टोर्स होते हैं। अब कॉन्टोर्स में प्लाविंग मतलब होता है हल चलाना। अब कॉन्टोर्स में हल चलाने से फायदा क्या है कि जो वॉशिंग अवे, जो वॉश अवे होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वो बहुत कम हो जाता है कॉन्टोर्स में अगर प्लाव करें हम लोग। कॉन्टोर्स में मतलब ऐसा,
ये मान लो ये हिल है, एक मान लो ऐसा हिल है, अगर कॉन्टोर्स में हम लोग करें ऐसा, ठीक है। और यही एक एग्जांपल है ऑफ टेरेस फार्मिंग, जब हम लोग ऐसा स्टेज बाय स्टेज टेरेस बनाते हैं। कुछ दिनों पहले तेमजिंग एमना आलोंग जो है नागालैंड के जो थे, उनका एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले, ऐसा टेरेसेस में ऐसा पानी को जमा करके रखा हुआ है जहां पर वो लोग धान उगाते हैं। तो टेरेस फार्मिंग किया जाता है ऐसा, ये एक स्टेप ऐसा रहेगा, एक स्टेप और ऐसा रहेगा, फिर ऐसे नीचे वैली एरियाज रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। अनदर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं? दैट्स ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट। अगर कोई आंसर कर पाओ, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स विथ रेस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? एनीवन? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से हम लोग क्या सॉइल का कंजर्व कर सकते हैं या सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, उसके प्रॉपर्टीज को बचा सकते हैं बाय एनी मींस? हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूं सॉइल को कंजर्व कर सकता है क्या? सॉइल का बर्बादी होता है क्या? सीधा बात है, सॉइल इरोजन रोक सकता है क्या तू? क्या तुम लोग कोई भी बोल सकते हो सॉइल इरोजन रुकेगा क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से? लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें, अगर हम लोग अगर हिस्टोरिकली देखें और फैक्ट्स को देखें, तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स या डैम्स को बनाने का जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि रिवर के फ्लो को रेजिस्ट किया जाए। रिवर के फ्लो को अगर हम लोग रेजिस्ट कर पाए तो उससे क्या होता है कि जो रिवर का जो फ्लो होता है उसकी वजह से जो इरोजन होता है वो कम होता देखा गया है बहुत जगहों पर। तो अगर रिवर के अपर कोर्स में हम लोग कंस्ट्रक्शन करें डैम, ध्यान देना, अगर अपर कोर्स में करें, अपर कोर्स मतलब मान लो अगर तुमको गंगा रिवर में अगर डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो तुम उत्तराखंड में ही कर लो जितना करना है, हिल एरियाज में जहां पर उसका फ्लो बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि तुम गंगा में आकर के फरक्का में बना दोगे। अब फरक्का में बनाने से ये होगा कि पूरा झारखंड का जो इलाका है वहां पर तुमको सॉइल इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग बिसाइड द रिवर बैंक्स। लेकिन अब उसके बाद वो क्या होगा? हाँ, सॉइल डिग्रेड होगा, मैं वही बोल रहा हूं। बट ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से तुम सॉइल को बचा नहीं सकते। देयर आर न्यूमरस रीजन। अब अगर सॉइल इरोजन, रिवर बैंक्स का जो सॉइल इरोजन है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम तो हो नहीं सकता है ना? तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है अपर कोर्स में इट कैन वर्क एज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। और स्ट्रिप क्रॉपिंग तो है ही। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब जब हम लोग क्रॉपिंग ऐसा स्ट्रिप्स पे करते हैं अलग अलग, ठीक है? तो एक जगह से इरोड तो हो रहा है, कहां पर जाके डिपॉजिट होगा? अब अगर ब्रह्मपुत्र का सॉइल इरोजन हो रहा है, हम लोग इरोजन नहीं बोल सकते क्योंकि वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के फिर सुंदरबन बोल रहा हूं, सुंदरबन का डेल्टा ही तो बनाएगा, नहीं बोल सकते इरोजन। तुम्हारे जेब से कोई पैसा चुरा के लेके जा ही सकता है, उसको हम लोग चोरी नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो मनी सर्कल का ही तो हिस्सा है। इज इट? हाँ, दैट इज द पॉइंट कि कहीं से जाकर के अगर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेना है वो सही है। कि चोरी कर लिया है वो बंदा, उसके बाद बोल रहा है नहीं सही है यार, मनी सर्कल में ही है, घूम फिर के मेरे पास ही आना है, फिर तो ऐसे में सब चोरी करने लगे फिर। तो इसीलिए सॉइल इरोजन इज रियलिटी। वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा पूछा है तुझने, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग का बोल रहा था मैं, जो यूरोप का हम लोगों ने मैपिंग का क्लास किया था उसमें मैंने इन सभी रिवर्स के बारे में बताया था। अगर किसी को याद है तो एक एक करके बात करें। लेट्स हियर फ्रॉम यू गाइस। राइन, मैं 2 दिन पहले ही बोल रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिवर राइन। राइन रिवर कहां का इंपॉर्टेंट रिवर है? वर्ल्ड वॉर 1 को कोई अगर याद करो तो बहुत सारे स्टोरीज जो है वर्ल्ड वॉर 1 के, बहुत सारे स्टोरीज तुमको मिल जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के, जिसमें राइन का तुमको मेंशन मिलेगा। राइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। कहां का है? कहां का है?
यूरोप का है ना? यूरोप में कहां पर है एक्चुअल में, इसका अगर लोकेशन देखो तो हाँ जर्मनी, जर्मनी। अच्छा अगर देखो तो सबसे मजेदार चीज ये है कि ये रिवर स्टार्ट होता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है? जो राइन, राइन रिवर की अगर बात करें, राइन रिवर इट ट्रेवल्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, देन इट एंटर्स ऑस्ट्रिया, then it enters Austria. What is the capital of Austria? ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? ये जो हम लोग मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स, नेशंस, कंट्रीज, इसका जो कॉन्सेप्ट था ये होता ही नहीं अगर वियना में एक ट्रीटी नहीं होता जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसमें आएगा ये। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, देन जर्मनी, हाँ? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, देन इट एंटर्स इनटू द नीदरलैंड्स, फिर आता है फ्रांस। अब ये जो फ्रांस है और ये जो जर्मनी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्हीं दोनों के बीच में राइन के आसपास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसी को लेकर के जितना प्रॉब्लम उस समय क्रिएट हुआ था। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस। इसके बाद आता है तुम्हारा एक दूसरा कंट्री आता है, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 देयर इज अ कंट्री कॉल्ड द लेकेनस्टेन। लेकेनस्टेन इस बार यूरो खेला था शायद। लेकेनस्टेन इज अ कंट्री, पता नहीं, चलो यूरो खेला था शायद, यूरोपियन कप ना। ये राइन हो गया अब ना, तो राइन का अगर लोकेशन देखो तो ये है। अब राइन से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ यूरोप, दैट इज दान्यूब, रिवर दान्यूब। नाउ अपेरेंटली देखे तो ये इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। एंड व्हाट इज द फर्स्ट, मतलब व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? एनीवन? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? जस्ट थिंक अबाउट इट। थेम्स एक इतना छोटा सा आइलैंड में ट्रेवल करता है, और बाकी दान्यूब हो जाए या इसके बाद जो हम लोग वोल्गा पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े एरिया में ट्रेवल करता है। थेम्स को अगर हम लोग पूरा इंग्लैंड मतलब यूके का अगर पूरा में भी चला दे तो भी शायद ये वोल्गा या दान्यूब जैसा नहीं बन पाएगा। थेम्स इज अ वेरी स्मॉल रिवर। थेम्स इंग्लैंड का भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, मतलब यूनाइटेड किंगडम का भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर थेम्स नहीं है। तो दान्यूब रिवर दैट इज जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, दैट इज वोल्गा। और वोल्गा आम्ही खुदाकंठ भूपेन हाजरिकार गान होते बहुत बार শুনিছো, मिसिसिपी, वोल्गा। सो दान्यूब is a river that travels through almost 10 countries in Eastern Europe. 10 countries in Eastern Europe. Eastern European countries are Poland, Czechoslovakia. Now I am saying Czechoslovakia because historical aspects में. Now it's Czech Republic and Slovakia. So these are the countries of Eastern Europe. Eastern Europe के 10 countries में चलता है, and ultimately it drains into the Black Sea. और ये सीधा as रिवर दान्यूब जाकर के ब्लैक सी में नहीं गिरता है, उसके ट्रिब्यूटरीज जाकर के गिरते हैं, ठीक है? बात करें वोल्गा की तो ये यूरोपियन जो रशिया है, रशिया का जो यूरोपियन वाला यूरोप वाला पार्ट है, जो यूरोपियन रशिया है उसमें ये वोल्गा रिवर ट्रेवल करता है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर। तो अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो जो टेम्स रिवर है, अब अच्छा मैं बोल रहा था टेम्स रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड लॉन्गेस्ट इज टेम्स। तो फर्स्ट कौन सा है? What is the longest river in United Kingdom? That is River Severn. River Severn, S-E-V-E-R-N. That is the longest river in United Kingdom. ठीक है? बात करें तो फिर अगर वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो टेम्स रिवर इट ट्रेवल्स इन दी यूके, तो ये वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। टेम्स रिवर इज दी वेस्टर्न मोस्ट। उसके बाद क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दे आर ऑफ ये वेस्टर्न यूरोप के पार्ट है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा
ये मेरा टेम सबसे पहले, देन इट विल बी राइन, ये हो जाएगा टेम्स, ये हो जाएगा राइन, सॉरी ये मेरा वेस्ट, ये ईस्ट। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में दान्यूब, एंड देन आ जाएगा वोल्गा। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल वेस्ट टू ईस्ट रिवर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? द फर्स्ट विल बी द टेम्स, सो वी विल स्टार्ट विथ 2। ये तो इन दोनों को कोई काम नहीं है। लास्ट में कौन सा आना है अपना? वोल्गा, सो दैट इज 2 1 3 4। 1 और 3 क्या है देखना ही नहीं है उतना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एमजीएनआरई जीए का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स में डील तो करोगे ही, फिर भी अगर किसी को आता है तो एनीवन? मनरेगा इसमें से कौन सा कमिटी जो है, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है ये इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे आएंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट अलग है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्रीकल्चरल लेबर ही मनरेगा में आते हैं। एमजीएनआरई जीए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें से कौन सा कमिटी, अगर याद है तो बस जस्ट फॉर कंसिडरेशन, थोड़ा सा अगर याद है तो ही बोलोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ थिंग, जो नगेश सिंह पैनल था, नगेश सिंह पैनल ने जो सबसे पहला बात बताया था उसी को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि नगेश सिंह पैनल जो था इसने यही बताया था कि एक पैरिटी होने का कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स के में डिफरेंट स्टेट्स जो है उनके बीच में पैरिटी होने का जरूरत नहीं है इन द टर्म्स ऑफ वेजेस आर गेटिंग पेड। इसलिए लोग यहां से, हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत बड़ा हुजूम देखोगे तो केरल, कर्नाटक, उस तरफ इधर जाओगे कोई तो राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव की तरफ एज अ लेबरर्स काम करने जाते हैं वहां, और जाकर के वहां पर मनरेगा के लोगों का काम वो लोग करते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है, मैंने तो खुद बहुत लोगों को देखा है जो पंजाब वगैरह में जाते हैं, वहां उनके मनरेगा पे दूसरे लोग काम कर रहे होता है, जो कार्ड होल्डर है वो बंदास बैठे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैरिटी मेंटेन नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे पे करते हैं और कुछ कुछ स्टेट बहुत कम। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स तो पे भी नहीं कर पाते, जिसको लेकर के स्कैम हो चुका है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा सा मनरेगा वाला था। नाउ कॉजिंग फ्लड्स, फ्लड्स को लेकर के जो भी चीजों को इस बार पढ़ोगे, वन इज अर्बन फ्लड को इस बार बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओगे, जो मैंने क्लास में भी करवा दिया था कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है। जो चेन्नई वाला फ्लड हम लोगों ने देखा था इस बार रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो फ्लडिंग में हम लोगों ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्किम वाला केस है ना, सिक्किम में जो लेक ब्रस्ट होकर के जो हम लोगों ने फ्लडिंग देखा था, दैट इज कॉल्ड द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। जो केदारनाथ वाला इंसिडेंट भी हम लोगों ने देखा था, सेम इंसिडेंट। इन दोनों, ये जो दोनों चीजें हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स इन इंडिया। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल। क्या है, कैन आई गेट सम आंसर? चलो लेट्स डिस्कस, क्या है बताओ मेरे को। साइक्लोन से फ्लडिंग हो सकता है? कैन साइक्लोन कॉज फ्लडिंग इन इंडिया? दो रिसेंट साइक्लोन्स के नाम बताओ जिससे फ्लडिंग देखने को मिला था, क्योंकि साइक्लोन्स जो है वो बहुत लंबे टाइम का फ्लडिंग नहीं करवाता है, बहुत ज्यादा क्विक फ्लडिंग हो जाता है, उसमें सडन फ्लडिंग होता है और पानी जो है वो बहुत ज्यादा रुकता नहीं है। ठीक है, बट हाँ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू साइक्लोन्स। दो रिसेंट साइक्लोन्स के नाम बताओ जिससे इंडिया में बहुत ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉसेस हम लोग को देखने को मिले हैं।
तो साइक्लोन का नाम बता दो, चलो एक अरेबियन सी वाला बता दो, एक बे ऑफ बंगाल वाला बता दो, बताओ। एक तुक्ते मैं बता दे रहा हूं, एक दूसरा बता दो, बांग्लादेश वाला बता दो, चलो बांग्लादेश ने बहुत सुंदर नाम रखा था, दैट इनवेरिएबली मीन्स डिस्ट्रक्शन, इट्स बिफोर जॉय, it translates into डिजास्टर। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स के नाम याद रखने, इतना नहीं बोलना है बाबू, ठीक है, इतना भूलना नहीं है चीजों को। साइक्लोन तभी मेंशन कैसे करोगे अगर which of the following is the name of an earthquake, earthquake बोल रहा हूं, अगर फ्लडिंग ऐसा भाई एग्जाम में ये नहीं आएगा, प्रीलिम्स के लिए नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही चीज अगर मेंस में आ जाए तो फिर क्या करोगे। और आधे बच्चों तुम लोग बैठे रहते हो प्रिपरेशन कर रहे हो प्रीलिम्स का, कम से कम प्रीलिम्स पास करवा दे भगवान। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होता ही नहीं है, मैं कितना समझाऊं लोगों को। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। अरे प्रीलिम्स आएगा फट से चला जाएगा, पास भी हो जाओगे तो अल्टीमेटली प्रिपरेशन मेंस के लिए ही करना है। प्रीलिम्स तो एक जरिया होता है जो इनकॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, जो इनकॉम्पिटेंट एस्पिरेंट्स हैं, जिसने प्रिपरेशन नहीं किया है, उनको रेस से बाहर करने का एक जरिया ही होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ो तो मेंस के लिए ही ना। साइक्लोन से हो सकता है, सेडिमेंट डिपोजिशन से हो सकता है, क्या कुछ कुछ रिवर्स में एक प्रोसेस को यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेजिंग। अगर नाम सुने हो, ब्रह्मपुत्र में भी ड्रेजिंग किया जाता है जनरली, और किया गया भी था जब गंगा विलास क्रूज शिप आया था, उससे पहले बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ड्रेजिंग हम लोगों ने देखा था इन दी अपर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। ये ड्रेजिंग क्या होता है, जब सेडिमेंट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है इन सब रिवर्स में, तो जो रिवर्स है वो बहुत ज्यादा शैलो होने लग जाता है। जो रिवर है वो बहुत ही ज्यादा शैलो होने लगता है। शैलो मतलब उसका जो डेप्थ है वो कम होने लगता है धीरे 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 धीरे। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो सेडिमेंट डिपोजिशन से क्या होता है कि जो पानी है, मान लो ये अगर एक रिवर का बेड है, तो अभी अगर इसमें इतना पानी कैरी करने का, सपोज 1 क्यूबिक फीट पानी ये कैरी कर सकता है। अब ये अगर यहां तक इसने सेडिमेंट अपना रख लिया, तो इसका तो पानी कैरी करने का या पानी को रोकने का कैपेसिटी कम हो गया। तो पानी अब क्या होगा, इट विल ओवरफ्लो। पानी तो कम होने वाला है नहीं रिवर में, तो इससे क्या होगा कि इट विल कॉज फ्लडिंग इन दी रिवर बैंक्स। वन इज डिफॉरेस्टेशन, सबको पता है, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हो चाहे एनवायरनमेंट में हो, कि डिफॉरेस्टेशन जो है ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको तुम कहीं पर भी छाप दो ये मिल जाएगा तुमको। जैसे तुम्हारे मम्मी का एक कंप्लेन होता है, सभी मम्मी का एक कंप्लेन होता है, सभी पापा मम्मी लोगों का कंप्लेन होता है कि बोले जाके मम्मी आज बहुत ठंड पड़ा है, और चला मोबाइल, ऐसा वाला। तो इसमें यही है कि यहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। व्हाट कैन बी द रीजन, बोले डिफॉरेस्टेशन। बोले यहाँ लोगों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम communicable diseases. What can be the reason? One of the reason can be deforestation in that area due to urbanization. कहीं पर भी छाप दो, डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा चीज है जो कहीं पर भी तुमको एग्जाम में 1 मार्क्स ला करके देगा, है ना। बिकॉज अभी अपने आसपास भी देखो, अभी महीना चल रहा है मार्च का, फरवरी का, आएगा मार्च गर्मी, अप्रैल भयानक गर्मी, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा वाला गर्मी जिसमें तुम खाली कोसोगे कि ये इतना रोड बना रहा है नितिन गडकरी, सब पेड़ काट दिया, उसी की वजह से हुआ है ना। तो इन सब चीजों को बार बार मैं बोलता हूं कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कहीं पर भी अप्लाई करोगे तुमको 1 मार्क्स देता हुआ जाएगा, और वो एस्पेक्ट मिलेगा ही उसमें। तो तीनों चीज ऐसे हैं। इसके बाहर भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे चीज हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो तीनों इसमें क्या है, कॉज कर सकते हैं फ्लडिंग, ठीक है। चलो एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा सॉरी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बोल रहा हूं, लेयर्स ऑफ द अर्थ। देयर इज वन क्रस्ट, लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। लेट्स सी, सोचो इसके बारे में 30 सेकेंड्स। सोचो, चलो सोचते रहो, थोड़ा सोचो, अपने आप को टाइम दो। मैंने जानबूझ के टाइमर लगा करके रखा है ताकि तुम्हारे, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो भी उस एग्जाम को देने गया है कभी भी, उसको पता होगा
इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। ऑफलाइन एग्जाम्स में टाइमिंग हम लोगों को नहीं दिखता है बोर्ड में कहीं पर भी। ठीक है, लेट्स सी। टू गलत है क्या? Why 2 is wrong, Vedot? Why lithosphere doesn't consist of the crust and the uppermost mantle? ठीक है, चलो एक चीज देखो, क्रस्ट हम लोगों को पता है, ओशियनिक क्रस्ट हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम लोग पढ़ते हैं अलग से। तो जो मेरा क्रस्ट है एक्चुअल में दैट इज दी अपर मोस्ट लेयर या जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है अपना, अगर हम लोग अर्थ को ऐसा मान ले तो वन इज करेक्ट हियर। दूसरा, देयर इज लिथोस्फेयर। ये जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर क्या है? जो अपना क्रस्ट है, मान लेते हैं अगर ये मेरा अर्थ का लेयर है, ये अगर मेरा क्रस्ट है, दिस इज माय क्रस्ट, और ये मेरा क्रस्ट यहां तक खत्म है, मान लो दिस इज माय क्रस्ट, यहां पर इतना मोटा मेरा क्रस्ट है। क्रस्ट के ठीक नीचे ही मेरा क्या आ जाएगा? अगर हम लोग क्रस्ट को देखें तो क्रस्ट मान लो इतना मोटा है, दिस इज माय क्रस्ट एक्चुअल में, जो सबसे कम विड्थ होता है वो क्रस्ट का ही होता है, ये क्रस्ट है। ठीक क्रस्ट के नीचे मेरा मेंटल स्टार्ट हो जाता है, क्रस्ट के नीचे ही मेरा मेंटल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट मेंटल का पार्ट है और जो क्रस्ट है, दोनों को मिला करके ही हम लोग बोलते हैं कि इट इज द लिथोस्फेयर एक्चुअली। क्योंकि अपर मोस्ट मेंटल जो है वो कैसा है, उसपे भी हम लोगों को लिथोस यानी कि रॉक्स, पत्थर देखने को मिलते हैं। दूसरा एस्थेनोस्फेयर, सॉरी तीसरा, तो ये वाला राइट है मेरा। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, कीवर्ड क्या है, कौन सा चीज को पकड़ना है? दैट इज लोअर। तो ये लोअर ना होकर के जो एस्थेनोस्फेयर है दैट इज माय अपर मेंटल का जो पार्ट है दैट इज माय एस्थेनोस्फेयर। ठीक, वेरी नाइस एवरीवन। ठीक है, डिस्कस करते करते पढ़ोगे तो चीजों को अच्छे से समझोगे। सो माय आंसर विल बी बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, एक चीज के बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूं, दैट इज द इंडिया चाइना रिलेशन, जिसको लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट, जो भी पेपर 2 देगा, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विथ इट्स नेबर। कुछ दिन पहले मालदीव्स वाला केस आ गया, ठीक है ना, इंडिया एंड यूएई रिलेशन बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। चलो, मंदिर बनाया उसके लिए नहीं, पेट्रोल खरीदता है उसके लिए। तो मंदिर नहीं था तब क्या रिलेशन खराब था हमारा यूएई के साथ? तब मंदिर जब बनाया नहीं था तब यूएई के साथ रिलेशन कुछ खराब था क्या हमारा? हमारा रिलेशन है उनके साथ पेट्रोल का। ठीक है, मंदिर बनाया अगर यूएई में है, हाँ, तो उससे इंडिया और उसके रिलेशन में, मतलब इकोनॉमिक रिलेशन में अगर प्रभाव पड़े तो बहुत बढ़िया बात। टूरिस्ट जाएंगे यूएई में मंदिर देखने, आज तक क्या करने जाते थे? तो मंदिर क्या करने जाएंगे? तो फिर अलग क्या हुआ? हाँ, तो टूरिज्म पहले भी था, अभी भी है। चलो, फंसना नहीं है। हाँ, चलो बताओ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज था इंडिया चाइना रिलेशन का, मैं बार बार मैं ये बताता रहता हूं, मैंने मैप में भी बहुत बार दिखाया है। तुम गूगल मैप में सर्च करो, तुमको डोकलाम बहुत कम जगह में मिलेगा, तुमको जो डोकलाम है वो बहुत कम जगह में मिलेगा। कुछ दिन डोकलाम बहुत ज्यादा न्यूज में था। इन सब जगहों का नाम बहुत ज्यादा याद रखना है। एक पैंगोंग सो लेक इंडिया चाइना के बीच का जगह है। डोकलाम, डोकलाम एक ऐसा जगह है, अगर हम लोग मैप में देखें, इंडिया के मैप में देखें, तो डोकलाम हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। डोकलाम जो है वो एक्चुअल में
अगर हम लोग देखें तो डोकलाम इज समवेयर हियर, जो ये वाला पॉइंट है अपना, दिस इज आवर भूटान, ये अपना भूटान है यहां पर। तो जो ये सिक्किम है ये भूटान है, और ये जो चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है यहां पर है डोकलाम। एंड डोकलाम इज एक्चुअली अ भूटानीज टेरिटरी, जिसपे चाइना ने समय के साथ साथ अपना दबदबा बना लिया है। ऐसे बहुत सारे जगह है डोकलाम को छोड़ करके जहां पर चाइना ने अपना, क्योंकि चाइना में लोगों का कमी तो है नहीं, उसको लोगों का कमी तो है नहीं, लोगों का कमी हुआ था, उसने वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दिया, तो वो लोगों को ला करके बसा देता है वहां पर। चलो हमारे इंडियन भी कर रहे हैं अभी। सो द थिंग इज दैट डोकलाम इज अ प्लेस दैट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजी है। जो सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत शुरू का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था सोलर सिस्टम वाला, एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से एक्सपेक्ट करना, यूपीएससी भी लास्ट ईयर पूछा था। ठीक है, देखो थोड़ा सा आंसर क्या होगा इसका, सोचो। Anyone? Any answer? चलो, सो सेलेस्टियल बॉडीज, और वो क्या काम करता है ना, कॉमेट। अब लेट्स डोंट थिंक अबाउट कॉमेट, लेट्स रीड दिस थिंग, रॉक्स ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एक्चुअल में रॉक्स नहीं है, कुछ और ही है, रॉक तो है ही ऑफ कोर्स, दे आर सॉलिड पार्टिकल्स। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो एक लेयर ऑफ रॉक्स है, वो एक्चुअल में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, दे आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स। ठीक है, और उसी एस्टेरॉइड, अब एस्टेरॉइड क्यों बना था, क्या बना था, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि ये घूमते 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 सॉलिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए प्लैनेट्स का शेप ले लेते हैं। अब एस्टेरॉइड्स जो है एक बेल्ट के रूप में चारों तरफ घूमते हैं, जिनको ना तो एक शेप मिला प्लैनेट का, और ना ही वो अपने, अब प्लैनेट कब होता है, हम लोगों ने जो प्लूटो था वो ड्वार्फ प्लैनेट कैसे बन गया उसके बारे में पढ़ा था, कि अपना जो उसका जो पाथ है, उसका जो ऑर्बिट है, उसमें से सारे डेब्री को अगर वो हटा पाए तभी वो एक प्लैनेट बनता है। तो प्लूटो के रास्ते में बहुत ज्यादा डेब्री है ना। तो ये जो रॉक्स है जो जुपिटर और मार्स के बीच में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट द एस्टेरॉइड्स। ठीक है, और यही जो कॉमेट है एस्टेरॉइड से ही बनता है। जब एस्टेरॉइड्स अपने पाथ को छोड़ करके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, अमोनिया भी रहता है, कभी कभार आइस, मीथेन, इन सब से बना होता है वो, और बनने के बाद जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उसके बाहर भी तो एक क्लाउड लाइक फॉर्मेशन होता है उसका, एक रहेगा, उसके पीछे एक टेल जैसा रहता है, और आसमान में वो दिखता है फॉर सर्टेन सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए दिखता है, दैट इज अ कॉमेट। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Asteroids, so they are rock originating in outer solar system accompanied by a tail. Is it right or wrong? Hmm? हाँ, वेरी नाइस। सो इट इज नॉट आउटर सोलर सिस्टम। अगर आउटर सोलर सिस्टम की बात करें, देयर इज नथिंग कॉल्ड आउटर सोलर सिस्टम। फिर भी अगर हम लोग हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम की बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम, मतलब जिसमें सन जो है वो सेंटर में है, बात करें उसकी, तो उसका जो एंड है, एंड भी नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है मान लेते हैं एंड है, ठीक है, जिसमें प्लूटो ट्रेवल करता है, वो कौन सा बेल्ट है उधर, नाम याद है किसी को?
मैंने बताया इट इज कॉल्ड द कुइपर्स बेल्ट। तो कुइपर्स बेल्ट की बात कर रहा है ये, जबकि एस्टेरॉयड बेल्ट तो आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट है नहीं। ठीक है, तो ये है नहीं उसका पार्ट, तो ये भी रॉन्ग है मेरा। दूसरा मीटियोर, नाउ देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड द मीटियोर, तीन टर्म है, मीटियोर, मीटियोराइट एंड मीटियोरॉइड्स। जैसे एस्टेरॉइड्स है उसी तरीके से मीटियोरॉइड्स है। देयर आर समथिंग कॉल्ड मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट। क्या इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? एंड इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? So if I tell about this statement, this is correct. Meteors are burning rock appear as a streak of light in Earth's atmosphere. अब this is right. अब यही meteor जब अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it, when it lands on the surface of earth, we call it a meteorite. Meteor हो गया। Now what is a meteor? Meteor जो है that is the burning rock that appears as a streak of light. ऐसा स्ट्रीक दिखता है लाइट का पीछे पीछे, जो हम लोगों ने एक मूवी देखा होगा ना तुम लोगों ने, जुमानजी। अब बोलो नहीं देखे सर, कौन सा मूवी है ये? बोलो। पता था किसका माइक ऑन होगा, मेरे को पता ही था। ठीक है चलो, अब मीटियोराइट क्या है? दे आर एस्टेरॉइड का एक छोटा वर्जन है। मान लो एस्टेरॉइड ही है बट उससे साइज में थोड़ा सा छोटा होता है वो, और वो ट्रेवल करता है। ठीक है, स्पेस डेब्री है, दीज आर एक्चुअल में हम लोग देखें तो स्पेस डेब्री। तो दैट्स वाई सोलर सिस्टम का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट चीजों का डेफिनेशन जो है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो ये साइज में ना जाए, सॉइल्स में भी ना जाए, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा हाँ, ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है? सिर्फ पानी फ्लो होता है जहां से, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। एनीवन ट्राइंग टू डिफर विद शुभम मौर्य? पानी जहां से फ्लो होता है उसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। इसका बात कर रहे हैं ना, जिससे फ्लो होता है, साइड से देखे तो ऐसा। एनीवन ट्राइंग टू डिफर विद? झगड़ा नहीं करना, खाली डिफर करो। एनीवन? कुनो भाई को? वाह, पैसा वैसा खिलाया क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो, ड्रेनेज बेसिन जो होता है इट इज द एरिया जिसमें एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज फ्लो करते हैं, या जो ड्रेनेज बेसिन होता है जिससे इस रिवर का जो पूरा वाटर है जहां से आता है। तो एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन, वो रिवर का पूरा पाथ एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दिस होल एरिया विल बी दी ड्रेनेज बेसिन। हाँ हाँ, एक्चुअल में ड्रेनेज बेसिन मतलब जो हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज दी ड्रेनेज बेसिन। बट हम लोग ड्रेनेज बेसिन का रिवर सिस्टम का मतलब होता है अलग अलग रिवर्स, लेकिन ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कि एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज जिस भी जगह को ड्रेन करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, चलो बताओ सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन से रिवर का है? ब्रह्मपुत्र का तो नहीं है, ये तो मैंने बताया था बार बार कि it can be the it can be the largest river in India, but if you consider the tributaries, किसका सबसे बड़ा था? थोड़ा सा याद करके देखो, मैंने बताया था इट हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। साउथ इंडिया का रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, मैं बता रहा हूं। चलो
चलो रिवर के बारे में कुछ कुछ चीजें बताता हूं मैं, उस रिवर के बारे में जिसका ड्रेनेज बेसिन इंडिया में सबसे बड़ा है। अगर एलिमिनेट करोगे तो भी हो जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्र नहीं है बता दिया, अब ब्रह्मपुत्र नहीं तो दोनों काट दो, चलो मैंने बता ही दिया ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अब महानदी तो हो नहीं सकता, महानदी उतना ही बड़ा रिवर है नहीं, तो कृष्णा ही होगा। लेकिन अगर मैं रिवर के बारे में बताऊं, हो भी नहीं भी हो सकता है, महानदी भी हो सकता है। बात यह है कि उस रिवर का ओरिजिन जो है, इट इज इन दी सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इन दी सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से उसका ओरिजिन है, नियर दी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, 1400 किलोमीटर फ्लो करता है, 1400 किलोमीटर फ्लो करता है थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। कौन सा रिवर है? व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश? यस, इट्स कृष्णा। ठीक है, चीटिंग करता है तू। चलो कृष्णा, ठीक। तो अब क्योंकि कृष्णा हो गया है क्लियर ना, तो उसके बाद पता ही है ब्रह्मपुत्र का उसके बाद है। कृष्णा का सबसे बड़ा है, मैंने क्यों बताया था? उसका देखो कितना सारा स्टेट्स वो कैटर करता है। महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, आकर के इधर तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरता है। आंध्र प्रदेश का एक और इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है? आंध्र प्रदेश का एक और इंपॉर्टेंट रिवर, यस, दैट इज गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में है, महानदी इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ उड़ीसा एंड नर्मदा। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल ड्रेनेज बेसिन का एरिया के ऊपर में। मैक्सिमम इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, कौन से प्लेस को सबसे ज्यादा मिलता है? बता सकते हो? इजी क्वेश्चन है, एक फटाफट बताओगे। डी, टेम्परेट ग्रासलैंड। अच्छा, ए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। चलो, बी, बी बोला ना। अब देखो, सब पोलर आइस शीट्स में इंसोलेशन तो रिसीव उतना ज्यादा कर नहीं सकता, वो डायरेक्टली जो आता है बाहर से, एलिमिनेट करो। टेम्परेट ग्रासलैंड है तो वहां पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों को पता है, टेम्परेट मतलब कौन सा जगह के बारे में बात कर रहा है? इफ इट इज दी अर्थ, ये अगर इक्वेटर है तो ये जो है मेरा पोलर रीजन है, दिस इज माई पोलर रीजन, सॉरी ये मेरा पोलर रीजन है, एंड दिस इज कॉल्ड दी सब ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज कॉल्ड माई सब ट्रॉपिकल रीजन, जो मेरा ट्रॉपिकल रीजन है। अब उसके बाद आएगा सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द टेम्परेट रीजन। तो यहां पर जो ग्रासलैंड होता है, अब यहां पर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सूरज का रोशनी जो है वो इस ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा आता है, इन दोनों जगहों के बीच। सन जो ग्लो करता है, सन जो उगता है, और सन का जो इंसोलेशन है वो सबसे ज्यादा रिसीव करता है ये एरिया। अब इस एरिया में अगर रिसीव करता है तो तुमको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहां पर करता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में करता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का नाम बता पाओगे? 4 नाम बताओ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का। लेट्स स्टार्ट विद द सहारा, देन थार, फिर एक और बताओ। दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ना तो लोग रहते हैं ना वेजिटेशन है, उस जगह का नाम भी उसी के ऊपर है। एम्प्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? मैं थोड़ा सुनूंगा, लेट मी कीप माय वॉइस थोड़ा सा डाउन। एम्प्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जगह का नाम भी उसी की वजह से है, बिकॉज दैट इज द एम्प्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। एनीवन अगर याद है तो? अरेबियन पेनिनसुला में है। खाली। हाँ, क्या खाली?
that place is called the empty quarters. वो जगह जो है that is the empty quarters. empty quarters मतलब उस जगह को बोला जाता है the रब अल खाली. जो अरेबियन पेनिनसुला का जो कोस्टल पार्ट है उसी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. अरेबियन पेनिनसुला में जब बार बार बोल रहा हूं तो ध्यान देना, इफ दिस इज द अफ्रीका, दिस इज माय अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ, इसके बाद मेरा यहां पर पूरा जो एशिया वाला पार्ट आ जाता है, जो साउथ एशिया वाला पार्ट आ जाता है. तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला, इसके जो बीच वाला एरिया है दैट इज द एम्प्टी क्वार्टर्स और द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स सहारा, बट इज द एम्प्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहां पर ना तो लोग है ना कुछ है. ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, दैट इज रब अल खाली. दे आर ऑल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. ठीक है, चलो नाउ कंडेंसेशन वगैरह ये सब उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन जस्ट स्किप ऑन इट. ओके, लेट्स डू दिस विद द alluvial soil. Let's consider alluvial soil. Which one is correct regarding alluvial soil? Just read the question. इसमें से कौन सा रॉन्ग हो सकता है? एक कीवर्ड, एक वर्ड में अंडरलाइन कर दूंगा, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए. ऐसा तो है, नॉर्दर्न प्लेन एंटायरली इट इज ऑफ एलुवियल सॉइल. वो नॉर्दर्न प्लेन इसीलिए है क्योंकि गंगा के एलुवियल सॉइल से बना हुआ है. अच्छा, एक्सट्रीम वर्ड्स पकड़ा ना. हाँ, एंटायर, ना इट इज राइट. हमेशा ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम वर्ड्स में गलत ही होगा, एंटायर है. इन दिस केस इट इज करेक्ट. ये एक चीज मैंने अंडरलाइन, अब ये रेड से अंडरलाइन करता हूं, तब गलत है ये पता चलेगा. अब इस चीज को थोड़ा सा देखो, क्या है ये? यस, और ये ह्यूमस कंटेंट उसमें होता ही नहीं है, बहुत कम होता है होने से. Yes, yes, yes. It is the silt deposit. Yes. Silt deposit के वजह से ये सॉइल हाईली फर्टाइल होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूमस कंटेंट. एलुवियल सॉइल में उतना ज्यादा ह्यूमस कंटेंट हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो तो हमेशा न्यू बनता जा रहा है. आज जैसा है कल वो अलग ही है. ह्यूमस कब बनता है? जब एक जगह में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल कर जाता है धीरे 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 धीरे, तो वो मेरा एलुवियल सॉइल बन जाता है. ठीक है, और दे आर जनरली रिच इन पोटैश. ये तो याद रखने वाला चीज है. तो गलत स्टेटमेंट है दैट इज दिस, एंड 1 and 2 आर राइट. सो ए विल बी योर आंसर. ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में इस बार इंपॉर्टेंट होगा, मेनली इन मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. वन इज कॉल्ड द IMR और द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड वन विल बी द MMR. That is called the what is called? Maternal mortality rate. These are two most very important things. ठीक है, तो इसमें देखो सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या है. इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंपैक्ट करने वाला प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Anyone else? मिड डे मील स्कीम क्यों नहीं है? Anyone? Not Vedotri. Anyone? Why it is not? मिड डे मील जो है, जिनको थोड़ा सोचने में अगर तकलीफ होता है, बहुत मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सर सोचना शुरू कैसे करें? आप जो बार बार बोलते रहते हैं कि सोचो इस चीज को लेकर के, सोचे क्या? सोचने जाते हैं तो रील्स वाला गाना बजने लगता है ना. लेकिन सोचे क्या, कहां से शुरू कर? तो सोचना यही करना है कि सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है ही क्या. मत सोचो कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है.
एक एक टर्म का मीनिंग खुद के दिमाग में क्लियर करो। इन्फेंट मतलब बच्चा जिसने बहुत रिसेंटली जन्म लिया है। इन्फेंट 0 to 6 months। मोर्टेलिटी मृत्यु रेट, अब चलो ये तो रेट है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है घट रहा है। अब जननी सुरक्षा योजना हमारा অসমত जननी सुरक्षा योजनार এটা বেলেগ নাম আছে। বেলেগ নাম means it's a scheme that is part of this जननी सुरक्षा योजना। को বাড়িবা? Anyone? जननी सुरक्षा योजनार আমার অসমত এটা বেলেগ স্কিম আছে। What is that? Anyone who works in the field of health can say? Vedotroy, Priya? Oh, that is the Mazoni। আমি যেটু মাজনি, but and the credit of bringing Mazoni in Assam goes to the then health minister of chief minister of Assam, that is Himanta Biswa Sarma। Now mid-day meal scheme जो है, बच्चे इसके अंडर में इन्फेंट जब रहते हैं तब नहीं आते हैं। ठीक, इन्फेंट से जब वो बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, when they comes under the ICDS और what we call the आंगनवाड़ी सिस्टम, जब उसके हाँ 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 जब वो ICDS के अंडर में आते हैं, अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल को छोड़ भी दे, प्राइमरी स्कूल को बाद में आते हैं, वो ICDS में बच्चे तब आते हैं when they are of 2 years। इसके पहले उनके माँ को, क्योंकि जो ICDS है उसमें ऐसा नहीं कि 2 ईयर से बच्चों को मॉनिटर किया जाता है। ICDS का काम है इन्फेंट से ही बच्चों को मॉनिटर करना, तब वो बच्चों को तो हाँ वही मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से ही करता है, बट इट इज डन बाय प्रेगनेंसी के टाइम में दे आर अंडर दी आशा हेल्थ वर्कर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा? प्रेगनेंसी के टाइम पे दे आर अंडर दी आशा। आफ्टर शी गिव्स बर्थ टू द बेबी शी कम्स अंडर दी ICDS स्कीम, एंड उसमें वो ANM दीदी जो होती हैं, ANM दीदी मतलब जो भी ICDS के अंडर में जो हेड वर्कर जो होते हैं, वी कॉल हिम दी ANM दीदी, जो हेल्थ सेंटर्स में होते हैं, जो ICDS स्कीम में जो वर्कर्स होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, उनके अंडर में बच्चा फिर मॉनिटर होने लगता है ना। ये आशा का फुल फॉर्म होता है दी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, दैट इज दी आशा। अब ये जो है ICDS स्कीम जो होता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो आंगनवाड़ी वाला हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंडर में जब बच्चा आता है तब जाकर के वो मिड डे मील स्कीम के अंडर में आता है, उसके पहले वो मिड डे मील स्कीम में नहीं आता है। नाउ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी एक प्रोग्राम ऐसा है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक चीज जान लो, देयर आर 4 Ds। एनीवन जिसको पता है? देयर आर 4 Ds: डेफिशिएंसी, डिजीज and development। there are 4 disease। one is deficiency, disease ऐसा है, deficiency, disease, development and defects at birth। yes, and defects at birth। deficiency, disease, defects and development। हाँ, तो ये जो 4 D हैं ये रिलेटेड है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से। ये उसी को, ये 4 Ds को ही उसको टारगेट करता है वो, है ना। डेवलपमेंट डिलेज इन देयर मैनेजमेंट। वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट होगा 1 and 3, दैट इज ऑप्शन सी। सब नहीं करते हैं, लोकल एंड सीजनल विंड्स, मेडिटेरेनियन सी वाला कर लो, इसको कर लो एक बार, इजी क्वेश्चन है, फटाफट करना। बताओ जरा, एक मैप मैंने सेंड करके रखा हुआ था, ग्रुप में भी था शायद वो मैप ग्रुप में भी था शायद, मैंने सेंड भी किया था, नोट्स में भी था शायद सबका। ठीक है, चलो चिनूक जो है इसको थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स के साथ अगर रिलेट करो, तो जिसने भी चिनूक हेलीकॉप्टर देखा है इंडियन आर्मी में, परेड वरेड देखा करो, 26 जनवरी को घूमने उमने ना जा करके
टीवी के सामने बैठ के परेड देखो तो 2 क्वेश्चन उसी का सॉल्व कर लोगे। तो चिनूक इज एन हेलीकॉप्टर, एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसके आगे भी विंग्स हैं, पीछे भी विंग्स हैं, 2 विंग्स वाला एक हेलीकॉप्टर है। इट्स एन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब चिनूक हेलीकॉप्टर इंडिया ने कहां से खरीदा है? यूएस से खरीदा है। तो यूएस का मेडिटेरेनियन सी के साथ क्या रिलेशन है? नहीं होना चाहिए रिलेशन। तो चिनूक अब उसके वजह से ये नाम है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट द नाम जो है उसको वो कहां से आया, कहां से? इट हैज केम फ्रॉम, उसका ओरिजिन है यही जो हेलीकॉप्टर का नाम है, इट हैज केम फ्रॉम दी चिनूक लोकल विंड। एक वार्म विंड है जो रॉकी माउंटेन्स, जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन मतलब पत्थर वाला माउंटेन, ऐसा नहीं बोल रहा, रॉकी इज द नेम ऑफ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, वहां से जनरेट होता है, दैट इज चिनूक। तो चिनूक का मेडिटेरेनियन सी में कोई काम नहीं है। अगर हम लोग एलिमिनेट भी करें, 1 1 1 एलिमिनेट कर दो, चलो ये तो पता है 2 and 3 इज राइट, एलिमिनेट करके भी अगर करो, अगर एलिमिनेट करके भी करो तो भी हो जाएगा। अब अगर देखो तो सिरोको के बारे में अगर देखो थोड़ा सा, जो भी कॉपी किताब लेकर के बैठा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिरोको है ये अफ्रीका से, मतलब नॉर्थ अफ्रीका से जनरेट होता है और मेडिटेरेनियन सी से पूरा का पूरा मॉइस्चर कैरी करते हुए इट एंटर्स इनटू द सदर्न यूरोप। अफ्रीका से यूरोप को ट्रेवल करता है ये, तो इट इज राइट आंसर। मिस्ट्राल इज ऑल्सो अ विंड दैट इज रिलेटेड विथ द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अच्छा ये एक 1 वर्ड का आंसर ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स एग्जिबिट इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड के साथ कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ? क्विकली बताओगे। बहुत सारा लेयर्स है जो नहीं करता है। अब ट्रोपोस्फेयर तो नहीं करता है, सबको पता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है क्या? ये तो कभी नहीं करता है, तो 1 कैंसिल। तो इसमें 1 और 1 ये दोनों मेरा इनकरेक्ट। अब इन 2 3 4 में एलिमिनेट करके भी अगर करना चाहो तो 2 3 4 है तुम्हारे पास, तो 3 देखो करेक्ट है या नहीं है। क्या 3 में ऐसा होता है मेसोस्फेयर में? क्या मेसोस्फेयर में ऐसा होता है? तो मेसोस्फेयर में ऐसा तो नहीं देखा गया है कभी भी। सो 2 and 4 दोनों आर करेक्ट। नोट्स कैसे बनाओगे? स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक ऐसा एरो लगाओगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, ऐसा एक बॉक्स बना करके रख दोगे। जब रिवाइज करने जाओगे तब जब बार बार इसी टर्म को बार बार पढ़ोगे, कुछ लोग, मैं सुनता हूं बहुत लोगों से कि सर याद नहीं रहता है। याद रखना ही क्यों है? तुम्हारा नाम तुमको याद रखना पड़ता है, तुम्हारा नाम तुमको तो याद नहीं रखना पड़ता है, क्यों डेली रिपीट कर रहे हो? पिताजी का नाम याद ही नहीं रखना पड़ता, डेली रिपीट कर रहे हो। तो चीजों को डेली रिपीट करना सीखो, है ना। हनुमान चालीसा भी डेली रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मतलब व्हिच आर अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन लेंथ एंड डे एंड नाइट? चलो छोड़ो इसको। हाँ, स्नो लेपर्ड्स। एक ब्लॉगर जो है, अगर कभी भी ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हो, एक ब्लॉगर है जो बहुत सुंदर वीडियो बनाता है, तुम में से बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कभी अगर रिलैक्स करना है, मोबाइल चलाना है, प्लीज अगर ज्योग्राफी में मैपिंग में अगर बहुत अच्छा होना है तो मंकी मैजिक के वीडियोस को देखा करो। रिलैक्स करना है तो रील्स वील्स मत देखो। मंकी मैजिक इज एन यूट्यूबर जिसका वीडियोस अगर देखोगे तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि उसके वीडियोस को देखो। तो देखने के बाद तुमको खुद लगेगा कि सर ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा। कुछ दिन पहले दीपाश्री थी क्लास में, दीपाश्री वेंट टू अयोध्या राम मंदिर। उसने आने के बाद मेरे को यही बात बताया कि सर वहां से आने के बाद जब मैं ट्रेन में गई, जब मैंने सारे ट्रिब्यूटरीज को देखा गंगा के, चाहे वो घाघर हो, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो सोन हो, तो मेरा क्लास रिपीट हो रहा था मेरे माइंड में। जब आप बता रहे थे कि ये गंगा का ये है, इसका लेंथ इतना है, ये बहुत ज्यादा वाइड है, ये फलाने जगह पे गंगा से आकर के मिलता है, इसके ऊपर में फलाना ब्रिज है, ये इस डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाता है, तो जो क्लास को रिपीट होना ये कैसे होगा? जब वीडियोस को देखोगे तो देखोगे चीजें तुम्हारे एग्जाम में, जैसे मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन में भी ये बताया था, जो अमरकंटक वाला क्वेश्चन आया था। ये बंदा मंकी मैजिक, इसने नर्मदा यात्रा किया है, ये अभी गंगा का पूरा एकदम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक यात्रा कर रहा है। तो इसके वीडियोस को देखोगे तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ज्योग्राफी के कुछ कुछ एस्पेक्ट इससे हो जाएंगे। तो स्नो लेपर्ड का वीडियो भी तुमको इसी में मिल जाएगा। ये लद्दाख में जाकर के स्नो लेपर्ड देख करके आया बंदा, ठीक है ना। तो ये मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ सजेशन फॉर एवरीवन। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ
स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, उसी में बताया उसने। ठीक है, बड़ा मजेदार केस है इसको लेकर के। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो रेड लिस्ट होता है उसमें एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट ये सब रहता है। एक बहुत मजेदार चीज था कि जब ये सब असेसमेंट होता है तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ था, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर द आईयूसीएन रेड लिस्ट, इट्स रॉन्ग, इट इज नाउ वल्नरेबल। अब इसकी वजह से नहीं कि इसका नंबर बढ़ चुका है या इसको प्रोटेक्शन मिल गया है, नहीं, इन्होंने बताया कि इनकरेक्ट असेसमेंट की वजह से इसको एंडेंजर्ड मिला था। ठीक है, 2005 में। दिस इज करेक्ट, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। सो इट इज वल्नरेबल, वी लिख के रख देना स्नो लेपर्ड के आगे। और जनरली ये लद्दाख में मिलता है, सिक्किम में मिलेगा तुमको, और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इन द हिमालयाज वी जनरली सी दिस। ठीक है, सो वन ओनली। सनराइज इंडस्ट्रीज कर लो। इंडस्ट्रीज, which are the following example of sunrise industries? सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? what do you mean by sunrise industries? what do you mean by sunrise industries? सनराइज होता है तो उसको हम लोग क्या, मॉर्निंग होता है। अब इंडस्ट्रीज के केस में भी जब हम लोग बोलते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इट इज स्टिल इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, मतलब अभी भी छोटा है, अभी भी राइज कर रहा है, जस्ट राइज करना ही शुरू किया उसने। इसमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है? मेडिकल टूरिज्म, ऑफ कोर्स। क्या फूड प्रोसेसिंग नहीं है ऐसा? यस, फूड प्रोसेसिंग एज एन इंडस्ट्री। अब बोलोगे कि सर फिर अचार नहीं बनाती थी क्या मम्मी? बट इंडस्ट्रियल उसका एस्पेक्ट तब नहीं था ना। अभी अचार को पूरा इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है। पतंजलि बोल रहे हैं कि चलो शैम्पू भी लगाओ तो फिर हमारा ही लगाओ। तो फूड प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग सनराइज इंडस्ट्री तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि असेसमेंट नहीं होता है, तो फिर स्टिल इट इज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बाकी सारे इंडस्ट्रीज का सन आसमान में रखने के लिए इसका सन होना जरूरी है, मतलब बाकी सभी इंडस्ट्रीज को यही कंट्रोल कर रहा है। सो 1 2 3 तीनों आर पार्ट ऑफ द सनराइज इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन? वेरी नाइस क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है अभी पता चलेगा। एनीवन? रबी सीजन मतलब कौन सा समय? हाँ, मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सीजन है उसमें जुलाई टू अक्टूबर इज द खरीफ सीजन, एंड आफ्टर अक्टूबर रबी सीजन आता है। तो भुट्टा कब दिखता है खेतों में? आफ्टर अक्टूबर दिखता है क्या? खाने को ठंडी में मिलता है, तो उगाता कब है, कब सो करता है, कब लगाता है? सूखने के बाद तुमको मिलता है। यस, मेज इज अ रबी क्रॉप। यस, यही मैं बोल रहा हूं कि जो रबी क्रॉप है उनको पानी ज्यादा चाहिए होता है। सॉरी, पानी उतना, जो राइस है मेरा इसको पानी बहुत चाहिए, इट्स अ वाटर इंटेंसिव, इसको पानी बहुत चाहिए होता है। कॉटन पानी बहुत चाहिए होता है, तो रबी सीजन में ये लोग हो नहीं पाएंगे। रबी सीजन में ये तीनों हो नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दिस सीजन। इस सीजन में लेस रिवर, जो अक्टूबर के बाद जो मेरा सीजन आएगा उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी कम होता है। यही चीज जुलाई से अक्टूबर तक, देखो ये महीना जो है रेनी सीजन, मॉनसून का टाइम है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें तीनों रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है। मतलब फिर सर क्यों ही करे ये आंसर? बिकॉज ये तीनों आर खरीफ, तीनों है खरीफ क्रॉप। आजकल रबी खरीफ का कोई बात नहीं, आजकल होते ही रहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली तो होता ही है बट नेचुरली, तो आंसर विल बी नन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन लास्ट, 30 तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 30 के बाद बात करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। रैटूनिंग नाम सुने हो?
रैटूनिंग बहुत लोगों ने देखा भी होगा शायद। और ये यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नाम सुने हो? हाँ, मतलब मान लो ये शुगर केन है ना, तो ये 3 बार तुमको, 2-3 बार तुमको फल देगा ये पेड़। ऐसा नहीं है कि शुगर केन एक बार में, भुट्टा जैसा एक बार में काट करके निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जूट जैसा एक बार में काट करके निकाल के लेके नहीं चले जाते हैं। वो एक बार हो गया, काट देगा, फिर से यहीं से नया क्रॉप आएगा तुम्हारा। दैट इज कॉल्ड रैटूनिंग। एक और होता है जैसे टी। टी में क्या किया जाता है, बार बार काट करके क्रॉप लाया जाता है वहां पर। तो इसमें शुगर कैन और टी दोनों होना चाहिए, बट टी क्यों नहीं है इस केस में? टी दोनों होना चाहिए इसमें, ऑप्शन थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि टी में भी रैटूनिंग होता है, तो दोनों इसमें राइट है, ठीक है। टी में भी यही होता है ना, टी को, पेड़ को तो हम लोग काट के फेंक नहीं देते हैं। टी के पेड़ को तो हम लोग काट के फेंक नहीं देते हैं। तो टी जो होता है ये किया जाता है रैटूनिंग, इसका भी और शुगर केन का भी, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। और जो भी टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट अच्छे से दो। एंड टेस्ट अच्छे से दोगे तो एक चीज तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि एटलीस्ट एग्जाम में जाकर के ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं था भगवान मैंने, ऐसा वाला नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट दिया करो। एंड ऑन 23rd यू हैव दी करंट अफेयर्स का टेस्ट। करंट अफेयर्स के टेस्ट में मैं इतना बोलूंगा कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो तुमको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है सर। दैट डजंट मैटर, पढ़ने के लिए तो है वो। तो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन से ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन है वो डबल मैटर करता है इस केस में, ठीक है ना। तो उसको जब करोगे तो देखोगे कि चीजों को कंबाइन कर लोगे, क्वेश्चन, सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन। ये तुमको इतना ज्यादा ग्रो करेगा, इतना ज्यादा रिच बनाएगा एग्जाम के लिए कि जब एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सुना है जो टेस्ट देने जब जाते हैं, जब एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं, आकर के बोलते हैं सर हम लोगों को लगा कि हम लोग तो क्लासरूम में टेस्ट सीरीज ही कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए नहीं होता है कि क्वेश्चन से अलाइन कर जाते हैं, इसके लिए होता है क्योंकि उन्होंने इतना टेस्ट दे रखा होता है कि उनको फिर एग्जाम का जो वो एंग्जाइटी है वो चला जाता है। और एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा एंग्जाइटी, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचना है। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बाकी मैगजीन जो है मई, जून, जुलाई, जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है वहां पर अपलोड हो चुका है। पढ़ लेना उन सब चीजों को भी, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जो कंपाइलेशन है जनवरी 2022 का, अक्टूबर दिसंबर से स्टार्ट करके मई जून तक का कंपाइलेशन मैंने गूगल ड्राइव में दे रखा है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।